नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। स्वागत है आपका देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में। G20 के बाद भारत का कद विश्व स्तर पर इतना बड़ा हो गया कि अब दुश्मन भी भारत के खिलाफ कुछ बोलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। ऐसा ही एक इस्लामिक देश जो कई वैश्विक मंचों पर कश्मीर को लेकर भारत से विवाद करता आया, अब भारत की शरण में आता हुआ नजर आ रहा है। भारत की बढ़ती हुई ताकत देखकर अब दुश्मन भी भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की तरफ ये भारत का एक और बेहद मजबूत कदम है, जिसे पूरी दुनिया बेहद गौर से देख रही है। G20 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं थी। अर्दोगन ने जो किया वो इतनी बड़ी घटना है कि दुनिया के बड़े-बड़े अखबारों की पहली हेडलाइन से। अर्दोगन की बातें मोदी को बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत चुभ रही हैं। आखिर ऐसा क्या कहा है अर्दोगन ने जो पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है और भारत के अंदर बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया जा रहा है? आखिर क्या है अर्दोगन का ये बड़ा ऐलान, हम आपको बताने वाले हैं। और क्या अर्दोगन ने अपने प्यारे दोस्त पाकिस्तान को धोखा दे दिया है? क्या पाकिस्तान की पीठ में उसके दोस्त तुर्की ने ही छुरा घोंप दिया है? हर सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तैयब अर्दोगन ने G20 समिट के दौरान नई दिल्ली में ही पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आगाह किया। आखिर अर्दोगन का इस बयान के पीछे मकसद क्या था, आज हम इसी की बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जॉर्जिया मेलोनी की, जो इस वक्त भी भारत के सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। G20 में उनकी बहुत सारी तस्वीरें काफी देखी जा रही हैं। और भारत के अंदर G20 के नेताओं में जो बाइडेन और ऋषि सुनक के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो जॉर्जिया मेलोनी की है। आखिर मोदी और जॉर्जिया की डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री क्या है जिसने चीन को बहुत तगड़ा झटका दिया है, इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ये लटका हुआ चेहरा। पाकिस्तान के लीडर्स और पाकिस्तान की सेना इसलिए बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन नजर आ रही है क्योंकि G20 के अंदर तुर्की ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने बयान दिया है कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे मेरी पत्नी और पूरे तुर्की के प्रतिनिधिमंडल की मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। ये तो शुरुआत थी। अर्दोगन के बयान हर किसी को चौंका रहे थे। मोदी की मेहमान नवाजी से अर्दोगन कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद अर्दोगन ने जो कहा उसने पाकिस्तान को चौंका दिया और परेशान भी कर दिया। अर्दोगन ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 5 देश नहीं है, दुनिया 5 देशों से भी बहुत बड़ी है और हमें गर्व होगा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन 5 देशों को नहीं रखना चाहते हैं। Can you give a sense of the talks and do you support India's aspirations for a permanent seat in the UN Security Council since G20 also focuses a great deal on fast-tracking reform of global governance? Thank you. भारत जैसा देश अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बने तो ये गर्व की बात होगी, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया इससे बहुत बड़ी है। दुनिया 5 देशों से कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस नहीं है। सिर्फ ये 5 देश नहीं है। आज नॉन परमानेंट और परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य 5+10 है, लेकिन मेरा मानना है कि रोटेशन सिस्टम होना चाहिए।
अर्दोगन के इस बयान ने पाकिस्तान को डस लिया है। पाकिस्तान पहले से ही गरीबी, भूखमरी, आर्थिक कंगाली, बदहाली, तानाशाही, विद्रोह और हिंसा को झेल रहा है। उस पर अपने दोस्त अर्दोगन का ये झटका पाकिस्तान के दर्द को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय मानी जाएगी, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश है जिसके कश्मीर के मुद्दे पर भारत से मतभेद रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता रहा है। अगर दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भूलकर भारत के साथ खड़े होने को तैयार हो रहे हैं तो ये बड़ी बात है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दे चुके हैं, लेकिन चीन अब भी भारत का समर्थन करने को तैयार नहीं है और यही सबसे बड़ी अड़चन साबित हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तुर्की अब धीरे धीरे पाकिस्तान का साथ छोड़ने जा रहा है? क्या तुर्की ने अब भारत के समर्थन को मजबूरी में इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तुर्की की हैं और राष्ट्रपति अर्दोगन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कान लड़ाकू विमान पर कुछ दिखा रहे हैं। ये अर्दोगन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बड़े अरमानों से अर्दोगन ने अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जो अब पाकिस्तान की वजह से खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की दोस्ती के चलते तुर्की को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल तुर्की ने अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट TFX बनाया है, जिसे कान नाम दिया गया है। इस फाइटर जेट की साल के आखिर में पहली उड़ान होनी है, लेकिन तुर्की इस समय भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसने इससे उबरने के लिए और कान जेट को बनाने के लिए अजरबैजान और पाकिस्तान से हाथ मिलाया था। अजरबैजान एक तेल समृद्ध देश है और पैसा दे सकता है। वहीं पाकिस्तान खुद ही दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहा है। ऐसे में फाइटर जेट प्रोग्राम में वो कितनी मदद कर पाएगा, इसको लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान टेंशन में आ गए हैं। यही वजह है कि एर्दोगान फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए खुद पार्टनर की तलाश में जुट गए हैं। तुर्की के एक कान लड़ाकू विमान की कीमत $10 करोड़ है, यानी एक कान लड़ाकू विमान 830 करोड़ रुपए का है। ऐसे में तुर्की के लिए ऐसे सैकड़ों विमानों के लिए लाखों करोड़ की बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल का सबब बन रहा है और लड़ाकू विमानों के मामले में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को टक्कर देने का अर्दोगन का ख्वाब भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे तुर्की कश्मीर को लेकर अपना रुख बदल रहा है, क्योंकि G20 बेहद शक्तिशाली समूह है। ऐसे में तुर्की एक ऐसे देश के लिए संगठन में अलग थलग नहीं पड़ना चाहेगा जो उसका हिस्सा ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान किसी दूसरे देश को प्रभावित करने के काबिल भी नहीं है। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिश्तों के लिए तुर्की की नीति का हिस्सा भर है। अर्दोगन का बयान भले ही पाकिस्तान को अच्छा न लगा हो, लेकिन इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर अर्दोगन अपने स्टैंड पर कायम है और उन्होंने इस्लामोफोबिया पर बयान उस वक्त दिया है जब G20 की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मौजूद थे, जिन्होंने फ्रांस के स्कूलों में इस्लामी लिबास अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी थी, जिन पर इस्लामोफोबिक होने के आरोप लगते रहे। जॉर्जिया मेलोनी को एक बयान की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ी है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम प्रवासियों को इटली के लिए एक खतरा बताया था। जॉर्जिया मेलोनी उस वक्त भारत के अंदर काफी पॉपुलर हो गई थी, जब दिल्ली में दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नेता बताया था। The approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मेलोनी जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आई तो यहाँ उनकी हर तस्वीर लोगों के मोबाइल पर वायरल होने लगी। मेलोनी इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और उन्होंने भारत के जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें भारत के प्रति आकर्षण नजर आता है और इसीलिए भारत में भी उन्हें काफी प्रसिद्धि मिल रही है। सोशल मीडिया पर उनके काफी मीम्स और वीडियो वायरल हैं। जॉर्जिया मेलोनी जब G20 की बैठक के लिए हिंदुस्तान आई तो 3 बार उनकी खास मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आई। पहली बार उस वक्त जब पहले सत्र में कोणार्क के सूर्य चक्र के सामने मेलोनी और नरेंद्र मोदी मिले। इसके बाद दूसरे सत्र में जब मेलोनी भारत मंडपम में डिनर के लिए आए तो नालंदा की तस्वीर के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने उनको रिसीव किया।
और तीसरी बार उस वक्त मोदी और जॉर्जिया मेलोनी साथ नजर आए जब राजघाट पर मोदी ने मेलोनी को खादी भेंट की थी। तब मोदी ने मेलोनी को बापू आश्रम के बारे में और महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में भी समझाया। लेकिन अगर मेलोनी की असली लोकप्रियता देखनी है तो आपको इटली चलना होगा। साल 2008 में मेलोनी 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। इसके 4 साल बाद यानी साल 2012 में मेलोनी ने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। टीनेजर रहते हुए भी मेलोनी नियो फासिस्ट मूवमेंट में शामिल हुई थी। इसकी शुरुआत इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने की थी। फिर 2021 में जॉर्जिया मेलोनी की किताब आई। इसका नाम आई एम जॉर्जिया था। किताब में भी मेलोनी ने यह कहा कि वो फांसीवादी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को वर्ल्ड वॉर 2 के समय इटली के लीडर रहे मुसोलिनी का वारिस भी बताया। जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी दोनों में ये खास समानता यह है कि दोनों ही राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ने मिलकर एक बार फिर से चीन को एक बड़ा झटका दिया है। G20 के पहले सत्र के स्वागत समारोह में जब प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया कोणार्क के सूर्य चक्र के सामने ठहाके लगा रही थी, तब ये तस्वीरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को काफी चुभ रही होंगी। दरअसल इटली ने निजी तौर पर चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को बता दिया है कि उनका देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर इटली के संबंध अमेरिका से खराब हो गए थे। इटली G7 का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो चीन के BRI में शामिल हुआ है। जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के प्रधानमंत्री को यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दे दी है कि अब वो चीन के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। अगर सही मायनों में भारत की